हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ रहे थे। जॉन स्टुअर्ट मिल की दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें बेंथम के उपयुक्ततावाद की नैतिक सुधार और उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। जॉन स्टुअर्ट मिल के आज जो है हम लोग राज्य संबंधी अवधारणा, सर्वश्रेष्ठ शासन की अवधारणा और प्रतिनिधि मूलक शासन की अवधारणा तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया, इसके संदर्भ में चर्चा करते हुए आज हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को समाप्त कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की क्या क्या अवधारणा रही है, जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ा जाए। सबसे पहले राज्य संबंधी अवधारणा। राज्य संबंधी अवधारणा, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ शासन संबंधी अवधारणा। सर्वश्रेष्ठ शासन संबंधी अवधारणा, प्रतिनिधि मूलक शासन की अवधारणा। प्रतिनिधि मूलक शासन की अवधारणा, और लास्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल की जॉन स्टुअर्ट मिल की मूल्यांकन। इन चार अवधारणाओं को आज हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। तो फिलहाल अभी देखते हैं राज्य संबंधी अवधारणा। जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह अपनी राज्य संबंधी अवधारणा उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधाराओं के अनुरूप ही देता है, लेकिन वो पूरी तरीके से उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा से बिल्कुल सटके या अपनी अवधारणा नहीं देता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक स्वतंत्र सोच रखने वाला विचारक है। किसी भी विचारधारा से पूर्णतः सटके या उसकी चाटुकारिता, चापलूसी या नकल करके नहीं देता है, बल्कि उसकी एक स्वतंत्र, उस पर गहन सोच विचार करके है। हाँ, ये माना कि उसके पर किसी चीज़ का प्रभाव रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सोच में मौलिकता रही है, स्वायत्तता रही है, स्वतंत्रता रही है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की राज्य संबंधी जो अवधारणा है, इसको हम लोग दो रूपों में देखेंगे। पहला वो देता है राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण, और दूसरा है राज्य का कार्यक्षेत्र। राज्य संबंधी अवधारणा में इसके इसी दो कार्यों को दो अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे। एक बात और जान लीजिए कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह राज्य और समाज में अंतर करता नहीं है। जो समाज की बातें करता है, इसका मतलब वो राज्य की बात कर रहा है। तो राज्य और समाज एक ही तरीके की बात है इसके संदर्भ में। राज्य के निर्माण में दो अवधारणाएं हैं। एक जो है आदर्शवादियों का है, आदर्शवादी और उदारवादी। इनका मानना है कि राज्य स्वाभाविक है और इनका मानना है राज्य मनुष्य के प्रयत्न से बना है। राज्य मनुष्य के प्रयत्न से बना है। ठीक है।
ये दो अवधारणाएं हैं राज्य के निर्माण के समय में। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये सब जो राजनीतिक चिंतक थे, इन्होंने राज्य को स्वाभाविक बताया। स्वाभाविक बताने का मतलब यह है कि राज्य का विकास स्वतः हुआ और यह मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं में से था और इसलिए इसका विकास भी स्वाभाविक रूप से हुआ। मतलब मनुष्य ने प्रयत्न करके इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि इसका विकास उसके स्वभाव में निहित था और स्वाभाविक रूप से अपने आप हुआ। स्वाभाविक रूप से होने का मतलब है जो चीज़ें अपने आप हों, जिसके बनाने में मनुष्य का कोई प्रयत्न या प्रयास न लगा हो। तो राज्य का जो निर्माण है मनुष्यों के द्वारा न होके इसकी स्वतः तरीके से हुई है, आदर्शवादियों का मानना है। और जो उदारवादी विचारक हैं, इनका ये मानना है कि राज्य जो है ये मानव निर्मित है और मनुष्य के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही राज्य का निर्माण हुआ। राज्य एक कृत्रिम संगठन है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल इन दोनों विचारधाराओं से किसी एक विचारधारा से ग्रसित नहीं रहा है राज्य के निर्माण के संदर्भ में। इसने जो है दोनों विचारों में क्या किया है, समन्वय स्थापित किया है और इसने बताया कि राज्य स्वाभाविक तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका विकास स्वतः अपने आप हुआ हो। उसका कहना है कि किसी वस्तु का विकास यदि स्वतः और अपने आप होता है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं, कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन जब किसी वस्तु के विकास में मनुष्य की देखरेख हो जाती है, मनुष्य का प्रयत्न और प्रयास उसमें लग जाता है, तो उस वस्तु के विकास में अच्छाइयाँ आ जाती हैं, बुराइयां निकल जाती हैं और वो मनुष्य के लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसका मानना है जॉन स्टुअर्ट मिल की, स्वाभाविक विकास के साथ साथ मनुष्यों के प्रयत्न भी रहे हैं। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, ये तो व्यक्ति के एक विशेष कार्य है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ज़रूरत है, जैसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, व्यक्तियों के विकास के लिए एक ऐसे माहौल का निर्माण करना जहां वो विकास कर सके, मनुष्य जहां रहते हैं वहां कंट्रोवर्सी न हो, उस कंट्रोवर्सी की समाधान के लिए मनुष्य की स्वाभाविक और बौद्धिक विकास के लिए संविधान और कानून की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों में राज्य की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह राज्य मानव के स्वार्थ पर आधारित नहीं है। एक और चीज़ ये कहता है कि जो राज्य का निर्माण है, राज्य का निर्माण स्वार्थ और इच्छा, मनुष्य के प्रयत्नों के परिणाम तो है राज्य, लेकिन स्वार्थवश नहीं है। राज्य मनुष्य के स्वार्थ के कारण नहीं बना है। स्वार्थ और इच्छा में अंतर होता है। स्वार्थ निगेटिव अर्थों में उसका प्रयोग होता है, जैसे व्यक्ति की व्यक्तिगत हित, और यह हित बुरा भी हो सकता है और भला भी हो सकता है। लेकिन स्वार्थ को निगेटिव अर्थों में, नकारात्मक अर्थों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वार्थवश यदि किसी संगठन का निर्माण होता है तो जैसे ही स्वार्थ खत्म होगा वह संगठन खत्म हो जाएगी। अस्वार्थ सत्य के करीब होता नहीं है। इसलिए राज्य का निर्माण मनुष्यों के प्रयत्न से तो हुआ है, लेकिन उसके स्वार्थ वाली स्वभाव के कारण नहीं हुआ है। किस स्वभाव के कारण हुआ है? उसकी इच्छा से हुआ है। स्वार्थ और इच्छा में अंतर होता है। इच्छा का मतलब यह होता है आप किसी वस्तु के निर्माण में अपनी इच्छा और अपने प्रयत्न को रखते हैं, और यह इच्छा सामाजिक, व्यक्तिगत और दूसरे की भला के लिए भी हो सकता है, या महानता के लिए भी हो सकता है। इच्छा रख के कोई काम करना कहीं ना कहीं महानता को प्रदर्शित करता है, और इस इच्छा में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वार्थ, चालाकी नहीं होती, बल्कि उसके निर्माण में उसकी इच्छा होती है और उसका जो परिणाम होता है वह कहीं ना कहीं सामाजिक ही होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। तो राज्य के निर्माण के संदर्भ में उसने कहा कि व्यक्ति की इच्छा महत्वपूर्ण होती है, उसकी स्वार्थ की इच्छा महत्वपूर्ण नहीं होती है।
जैसे उदारवादी जो विचारक हैं, जिन्होंने बताया कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है, मनुष्यों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बना है, तो उसमें ज़्यादातर उनका विचार था कि स्वार्थवश ही बना हुआ है, इच्छा से नहीं, स्वार्थ से बना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है कि राज्य के निर्माण में उसने इच्छा को स्थान दिया कि स्वार्थ को? तो इच्छा को स्थान दिया। इच्छा और स्वार्थ में अंतर होता है, स्वार्थ निगेटिव होता है और इच्छा हमेशा महानता को प्रदर्शित करने वाला होता है। और निर्माण की इच्छा शक्ति होती है, निर्माण करके उसका जो परिणाम होता है वो सामाजिक होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की राज्य के निर्माण के बाद आते हैं हम लोग राज्य के आवश्यक कार्य, राज्य के कार्य संबंधी अवधारणा, राज्य के कार्य संबंधी अवधारणा। उदारवादियों के समान जॉन स्टुअर्ट मिल राज्य के जो हस्तक्षेप है मनुष्य के जीवन में, उसको पूरी तरीके से इनकार नहीं करता। केवल विचार की स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कार्यों में वह राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। हस्तक्षेप को स्वीकार क्यों करता है ये? इसका कहना है कि राज्य मनुष्यों ने अपने इच्छा से बनाया है, यह एक स्वाभाविक संगठन है। निश्चित तौर से राज्य में व्यक्ति की भला करने की गुण निहित है, इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य का जो उद्देश्य है वह है मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, भौतिक विकास करना, और वह यह विकास मनुष्य अकेले नहीं कर सकता है, राज्य उसमें सहयोग करता है, न कि हस्तक्षेप। यह सहयोग ही वो उसका क्या है? एक प्रकार का हस्तक्षेप है, और यह सकारात्मक स्थिति में है, नकारात्मक अवधारणा के रूप में नहीं। तो राज्य के हस्तक्षेप को मनुष्य के जीवन में स्वीकार करता है। अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में जो पर विषयक कार्य हैं, स्व-विषयक कार्य और पर विषयक कार्य, पर विषयक कार्यों में जिसका प्रभाव, वह ऐसे कार्य जिसका प्रभाव मनुष्य के दूसरे के ऊपर पड़ता है, वह पर विषयक कार्य है। तो उन कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी बताता है। साथ ही साथ मनुष्य के आत्मरक्षा की बात हो, जो वह राज्य संविधान बनाता है मनुष्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, वह कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यक्तिगत विकास से ही संबंधित होता है। इस तरीके से राज्य के मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप को वह क्या करता है? स्वीकार करता है। ठीक है, तो राज्य के कार्यक्षेत्र मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसी इस बात को इनकार करता है जॉन स्टुअर्ट मिल। राज्य संबंधी अवधारणा के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल की हम लोग सर्वश्रेष्ठ शासन की अवधारणा पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ शासन, सर्वश्रेष्ठ शासन। हमें पता होना चाहिए कि शासन के कई सारे रूप हैं। लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, आतिताई तंत्र, तमाम तरह के शासन के रूप दुनिया के सभी समाजों में उपलब्ध हैं। लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह मानता है कि मनुष्य एक स्वतंत्र सोच रखने वाला बुद्धिमान प्राणी है और अपना विकास करना वह जानता है। ऐसी स्थिति में शासन के कार्यों में व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए और शासन का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। और यह व्यक्तित्व का विकास यदि मनुष्य अपने विवेक, अपने स्वविवेक के माध्यम से करता है तो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा ठीक तरीके से होगा। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसने कहा कि मनुष्य शासन के कार्यों में भागीदार बनके, शासन के कार्यों को करके अपने व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास कर सकता है।
नहीं तो मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऐसे कौन सी शासन है? तो ऐसे शासन के रूप में वो प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन, प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। सर्वश्रेष्ठ शासन, प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों है? क्योंकि एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता ही संप्रभुता संपन्न होती है और अपने शासन को स्वतः करती है, और शासन के सारे कार्यों को वह संचालित भी करती है। जनता शासन के कार्यों को करने के कारण वह ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा होशियार होता है। इस वजह से प्रजातंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में होता है। उसने एक बात और कहा, यदि शासन की सत्ता पे किसी वर्ग विशेष का कब्जा हो जाए तो वह वर्ग विशेष कितना हो बुद्धिमान हो, शासन के कार्यों करने में कितना हो निपुण हो, लेकिन सामान्य जनता के हितों को सही तरीके से निर्धारित नहीं कर पाएगा और ना ही उनके सामान्य हितों को पूरा करने का वह कभी प्रयास कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी शासन जो जनता स्वतः संचालित करती हो, उस शासन कार्यों को जनता स्वतः करती हो, उसमें जनता के हित ज़्यादा क्या होंगे? ज़्यादा बढ़ेंगे। जनता के हितों की पूर्ति उसी प्रकार की शासन व्यवस्था में हो सकती है जिस शासन की बागडोर जनता के हाथों में स्वतः हो। उसने एक कथन भी कहा कि संपत्तिहीन के कारण लोग प्रतिनिधित्वहीन हो जाते हैं। इसने बताया संपत्तिहीन के कारण व्यक्ति प्रतिनिधित्वहीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्वहीन के कारण जनता संपत्तिहीन हो जाती है। व्यक्ति गरीब है, इस कारण वह जनता शासन में भागीदारी नहीं बन पाता है। यह कथन हो सकता है, लेकिन यह बात ज़्यादा सही नहीं है। ज़्यादा बात सही है कि यदि जनता शासन में भागीदार नहीं है तो वह गरीब हो जाएगी। गरीबी के कारण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, यह गलत बात है। लेकिन यदि उसके प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो वह निश्चित तौर से संपत्तिहीन हो जाएगी। गरीबी का मुख्य कारण जनता का सत्ता में भागीदार न होना और शासन का संचालन जनता के द्वारा स्वतः न किया जाना। यदि जनता अपने शासन सत्ता को संचालित करेगी तो गरीब कभी होगी ही नहीं, वह संपत्तिहीन कभी होगी ही नहीं। इसलिए वह हमेशा प्रत्यक्ष या प्रजातंत्र के शासन को क्या करता है? समर्थन करता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवहारिक रूप से कठिन है, इसलिए प्रतिनिधिमूलक शासन की व्यवस्था करता है। अभी हम लोग प्रतिनिधिमूलक शासन की अवधारणा के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। इसने बताया कि लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो शासन में भागीदार नहीं बनते हैं, और शासन का संचालन जब कुछ लोगों के हाथ में होता है तो जनता की क्या हित है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसको पूरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ में सत्ता को एंजॉय करते हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व न होना वो गरीबी का कारण है। यदि वह प्रतिनिधित्व उसका मिलता है तो गरीब नहीं रहेगा, उसके पास संपत्ति रहेगी। तो शासन की बागडोर यदि जनता के हाथों में होती है तो जनता का विकास होगा, जनता संपन्न होगी, जनता आर्थिक रूप से सबल होगी। ठीक है। और यदि ऐसा उल्टा होता है, जनता के हाथों में शासन नहीं आती है, तो जनता प्रतिनिधित्व के अभाव में शासन की बागडोर अपने हाथों में न रखने के कारण वह पूरी तरीके से गरीब हो जाएगी। यह इस कथन को कहने के पीछे उसका यही मकसद था। ठीक है।
शासन संबंधी अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में वो प्रजातंत्र को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रजातंत्र में ही वह शासन की बागडोर अपने हाथ में जनता लेती है और जनता बुद्धिमान है, स्वविवेक का प्रयोग करती है और इसी स्वविवेक का प्रयोग करने के कारण वो आर्थिक रूप से सबल और संपन्न भी होती है। इसके बाद से जो है हम लोग अगले अवधारणा को पढ़ेंगे, वह है प्रतिनिधिमूलक शासन की अवधारणा। प्रतिनिधि मूलक शासन की अवधारणा। प्रतिनिधिमूलक शासन क्या है? एक बात जान लीजिए कि प्रतिनिधिमूलक शासन की अवधारणा है जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसी पुस्तक में वो अपने प्रतिनिधिमूलक शासन की अवधारणा की व्याख्या करता है। प्रतिनिधिमूलक क्या है? सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल प्रजातंत्र को स्वीकार करता है, लेकिन प्रजातंत्र व्यावहारिक नहीं है। किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो, किसी राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक प्रजातंत्र को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रतिनिधिमूलक शासन की अवधारणा को दिया गया है। जनता या समग्र जनता अपने पे शासन नहीं कर सकती है, लेकिन जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से अपने पे शासन करे, यही प्रतिनिधिमूलक शासन है। जनता अपने पे शासन करने के लिए अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और उसी वह प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं का वह प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए प्रतिनिधिमूलक शासन को प्रजातंत्र का व्यावहारिक रूप माना गया। अब इस जो प्रतिनिधिमूलक शासन है, इसमें कौन सी समस्या आती है और उस समस्याओं को किस तरीके से समाधान किया जाए, इसकी बात वह जो है जॉन स्टुअर्ट मिल करता है, जिसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रजातंत्र में एक सबसे बड़ी बुराई यह होती है कि सभी जनता न तो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और ना ही सबके पास संपत्ति होती है, ना ज़्यादा सभी के पास बुद्धि होती है। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र पे मूर्खों का प्रभाव न बढ़ जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए वह प्रजातंत्र और दक्षता में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रजातंत्र और दक्षता में समन्वय। प्रजातंत्र और दक्षता में समन्वय। प्रजातंत्र तो रहेगी, लेकिन उस प्रजातंत्र में दक्षता या योग्यता बनी रहे, इसके लिए वह समन्वय करने की व्यवस्था करता। जॉन स्टुअर्ट मिल इस बात से अवगत था कि शासन का कार्य एक कठिन कार्य है, इसमें बुद्धि और कुशलता की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सामान्य जनता बुद्धि में और योग्यता में थोड़ी सी कमी होती है उनमें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसने कहा कि समग्र जनता, जैसे जब विधि की निर्माण करनी हो, विधि के संचालन करने का काम हो, तो एक छोटी सी संस्था रहेगी और राज्य के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको जो कुशल होते हैं, उनको ही शासन के कार्यों में रखा जाएगा। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी जो कर्मचारी हैं, चूँकि वो प्रशिक्षित होते हैं, कुशल होते हैं, उनको उसमें रख के शासन की दक्षता और योग्यता को बनाए रखा जाएगा
और इस तरीके से प्रजातंत्र का संचालन जो है सही तरीके से होगा, जिसमें दक्षता और योग्यता का हानि भी नहीं होगी, दक्षता और योग्यता बनी रहेगी और शासन का कार्य सही तरीके से चलता रहेगा। तो प्रतिनिधिमूलक शासन में प्रजातंत्र और दक्षता में समन्वय बनाए रखने का क्या किया है, वह प्रयास किया है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। लोकतंत्र में सत्ता पर बहुमत काबिज हो जाएगी और बहुमत अल्पसंख्यकों के हितों की नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुमत पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाने के लिए इसने दो उपाय किए। प्रतिनिधिमूलक शासन में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए इसने दो बातें कहा। पहला कि विधानसभा में स्वतंत्र सदस्यों स्वतंत्र सदस्य हों। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो। विधानसभा में स्वतंत्र सदस्य हो। स्वतंत्र सदस्य का मतलब क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जो जहां कानून बनते हैं, जनता के हितों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, वह ऐसे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो किसी न किसी विचारधारा से, किसी न किसी वर्ग से वो जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में जो कानून बनेंगे वह किसी वर्ग विशेष के हित में ही बनेंगे। तो कानून किसी वर्ग विशेष के हित में न बने, वहाँ जरूरी है कि वह स्वतंत्र सदस्यों का चुनाव हो। ऐसे सदस्य जो किसी विचारधारा से न जुड़ा हो, जो किसी राजनीतिक दल से न जुड़ा हो, बल्कि वह तटस्थ हो। तटस्थ और स्वतंत्र जो सदस्य होगा वह सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों के भले और विकास के लिए कानून बनाने का लिए प्रयास करेगा। तो ऐसे सदस्यों का, स्वतंत्र सदस्यों को, जिसे अपने यहाँ जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवार को ही संसद में लाने की बात जॉन स्टुअर्ट मिल करता है। ये निर्दलीय जो उम्मीदवार होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उनके लिए कोई पार्टी, कोई वर्ग ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उनके लिए समग्र व्यक्ति का जो हित है वह मायने रखता है, क्योंकि उसको वोट भी और प्रतिनिधित्व भी सारे लोगों के प्रयासों से उसको मिला रहता है। ठीक है, तो वह और ऐसे लोग अल्पसंख्यकों के हितों के न तो नुकसान पहुंचाएगा, न बहुसंख्यक के हितों की बड़ाई करेगा, बल्कि वह समग्रता को लेकर चलेगा। दूसरी बात वो कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। निर्वाचन में सामान्य बहुमत प्रणाली को न अपनाया जाए, बल्कि निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया जाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार भी निर्वाचित हो जाते हैं और उनका प्रतिनिधित्व उसमें मिल जाता है। जब किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व संसद में और विधानसभा में रहते हैं तो उसके हितों की गारंटी उस सदस्यों के माध्यम से मिली रहती है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो चुनाव की व्यवस्था है, हेयर प्रणाली भी इसे कहते हैं, हेयर प्रणाली। चुनाव में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो निश्चित तौर से जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या जो ऐसे वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व
संसद में नहीं मिलता है, लेकिन यदि इस तरह के चुनाव की व्यवस्था कराई जाए तो निश्चित तौर से उनका प्रतिनिधित्व उसमें मिल जाएगा, और उनका प्रतिनिधित्व जब मिल जाएगा तो उनके हितों की जो सुरक्षा है पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद से तीसरी बात, महिला मताधिकार का समर्थन। महिला मताधिकार का समर्थन। प्रतिनिधिमूलक शासन में महिला के मताधिकार का बहुत ही पुरजोर से जॉन स्टुअर्ट मिल ने वकालत की है। इस वकालत करने के पीछे मेन ध्येय और मेन कारण उसकी महिला मित्र प्रतिभाशाली हैरियट टेलर थी। हैरियट टेलर के प्रभाव से प्रभावित होकर वह महिला मताधिकार का वो समर्थन करता है, और संसद में इस बात की वकालत किया कि राजनीतिक अधिकार में लैंगिक दृष्टि से भेदभाव पूरी तरीके से गलत है। मताधिकार के मामले में महिला को पुरुष की तुलना में ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि महिला शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण इनको समाज और कानून की सुरक्षा ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि उनके भय को समाप्त किया जा सके, और यह स्थिति पुरुष की तुलना में महिला को ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो महिला मताधिकार का इस कथन के माध्यम से क्या करता है, वह समर्थन करता है, और इसी के कहने पे, इसी की वकालत पे दुनिया के जितने भी देश हैं जहां लोकतंत्र बहुत पहले से स्थापित हो गया था, वहां पे महिलाओं को मतदान का, राजनीति में महिलाओं का मतदान का अधिकार मिला। मतदान के अधिकार के ही फेवर में यह नहीं था, बल्कि शिक्षा, उच्च शिक्षा भी महिलाओं को मिले, जो भी सार्वजनिक पद है वह पद भी महिला को मिले, और इसका ये मानना था कि जो लैंगिक दृष्टि से सार्वजनिक कार्यों में पुरुष और महिला में जो भेद किया जाता है और सार्वजनिक पद को हासिल करने में महिला को केवल महिला होने के नाते अयोग्य ठहराया जाता है, इस बात को वह इनकार करता है और कहता है कि जो सार्वजनिक पद हैं यदि उन पदों को महिलाओं को दे दिया जाए तो तब उसके परिणाम को देखा जाए कि वो उस कार्य को किस तरीके से करती हैं। उसने कहा कि जब कार्य दिया जाएगा वह कार्य ऐसे करेंगी जिस कार्य को पुरुष जैसे करते हैं, जितना हम परिणाम पुरुष से अपेक्षा करते वही परिणाम उनसे मिलेगा। तो लैंगिक आधार पे पदों की प्राप्ति, राजनीतिक अधिकार, मताधिकार का जो भेदभाव है उसका वह पूरी तरीके से क्या करता है, खंडन करता है, और इन्हें यह सारे अधिकार मिलने चाहिए, इस बात की वह वकालत करता है। महिला मताधिकार के बाद जो है इसकी जो चौथी वकालत है वह है मतदान में योग्यता, मतदान में शैक्षिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता का समर्थन। प्रजातंत्र में जो सत्ता की बागडोर होती है वह सामान्य जनता के हाथों में होती है। ऐसी सामान्य जनता जो पढ़ी लिखी या गणित का ज्ञान न हो वह वास्तव में शासन करने में सक्षम नहीं होगी, और उनको यह मतदान का अधिकार प्रदान कर देना जिनको शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यह कहीं न कहीं शासन के लिए पूरी तरीके से बेकार की स्थिति बन जाएगी। शासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए जो सामान्य जनता है जिनको मताधिकार मिला हुआ है उन्हें कहीं न कहीं शैक्षणिक दृष्टि से योग्य होना चाहिए। शैक्षणिक दृष्टि से योग्यता रखने के बाद वह कहता है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति भी दरिद्र की स्थिति में होता है, वह आर्थिक हित को प्राधान्यता देगा, लालच के आधार पर उसके मतों को जिधर से उधर किया जा सकता है। जैसे भारत की निर्वाचन व्यवस्था में देख लीजिए,
18 वर्ष से पार किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार यहाँ मिला हुआ है। केवल उम्र का बाउंडेशन रखा गया है, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, इस तरह के तमाम तरह के भेदभावों को समाप्त करते हुए। लेकिन संपत्ति का ध्यान न रखने के कारण, योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया, केवल उम्र का ध्यान रखा गया, तो उसमें इनके मतदान को पैसे की बदौलत, दबाव और डर, भय, लालच, इन तमाम तरह के हथकंडों को अपनाकर उनके मतदान को उनके विवेक से छीन लिया जाता है। वह जिसको चाहते हैं मतदान करना, वास्तव में उनके इस मतदान अधिकार को प्रतिनिधियों द्वारा लालच से, भय से छीन लिया जाता है। वह अपने मतदान का प्रयोग अपने बुद्धि के विवेक द्वारा नहीं कर पाते हैं। यदि उनमें संपत्ति होता, उनमें शैक्षिक योग्यता होता, तो शायद प्रतिनिधियों द्वारा उनके मतदान के अधिकार को छीनना बहुत मुश्किल होता और वे अपने मतदान का प्रयोग अपने सही तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए मतदान के अधिकार को देने के लिए, सामान्य जनता को देने के लिए उसने एक योग्यता लगा दिया। वह लगा दिया कि शैक्षिक भी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत संपत्ति संबंधी योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बाद पांचवा जो कारक बना बताया है वह है वैकल्पिक या बहुलक मतदान की व्यवस्था। इसने बताया कि जो प्रजातंत्र है उसमें सामान्य जनता की भागीदारी होती है, सामान्य जनता संख्या में ज़्यादा होती है, शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती है, और यदि मतदान देखा जाए, मतदान दोनों के मूल्य बराबर हों तो सत्ता पे भागीदारी मूर्खों और गंवारों की हो जाएगी। तो सत्ता पे मूर्ख और गंवार की भागीदारी न बढ़े, उस पे योग्य और कुशल व्यक्ति ही जाएं। ऐसी इसके लिए आवश्यक है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, उनका जो मतदान का मूल्य है वह अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो। मान लीजिए 10 मतदान यदि सामान्य जनता को मिला हुआ है तो उसके एक मत जो है 10 मतों के बराबर कर दिया जाए। इस तरीके से बहुलक मतदान प्रणाली करके सत्ता पे योग्य और दक्ष व्यक्तियों की कब्जा रहे, इस बात की पुरजोर क्या करता है, व्यवस्था करता है। इसी को बहुलक या वैकल्पिक मतदान की व्यवस्था करता है। यह केवल योग्य व्यक्तियों को ही मिलेगा। योग्य व्यक्ति का एक मतदान सामान्य व्यक्ति के 10 मतदान के बराबर होगा। इसी व्यवस्था को वैकल्पिक या बहुलक मतदान की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वह कहता है सार्वजनिक मतदान का समर्थन। सार्वजनिक मतदान का मतलब ये होता है खुले मतदान, खुले मतदान का समर्थन। जॉन स्टुअर्ट मिल प्रजातंत्र में मतदान के अधिकार को एक पवित्र अधिकार मानता है, और इस पवित्र अधिकार को चोरी छुपे प्रयोग करना एक गलत काम है। किसी भी पवित्र कार्य को सार्वजनिक और पूरे अधिकार के साथ प्रयोग करने में ही उसकी महत्व है, न कि इस पवित्र कार्य को चोरी छिपे करना। चोरी करना तो छिपा के किया जाता है, लेकिन एक पवित्र कार्य, अच्छाई का कार्य क्यों चुरा कर किया जाए। इसीलिए जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह गुप्त मतदान को कुलसित मतदान कहता है। कुलसित मतदान। जॉन स्टुअर्ट मिल की भावनाएं पवित्र थी, सोच उसका बिना बुराइयों वाला था। लेकिन जहां यदि भारतीय चुनाव प्रणाली को देख लिया जाए, यहाँ खुले मतदान की व्यवस्था कर दी जाए, तो शायद चुनाव के समय न जाने कितने गरीबों की घर उजाड़ दी जाएगी, न जाने कितने गरीबों को मौत की घाट उतार दी जाएगी, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि यहाँ दबंगई से, दबाव से और लोगों से ज़बरदस्ती मतदान कराया जाता है।
और गुप्त मतदान में क्या होता, आप बाहर दबाव दे दिए और गुप्त मतदान है तो उसका पता नहीं चला कि आपको दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, तो कम से कम उसकी चोरी वो छिपी रहती है और वह स्वतंत्र रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर लेता है। जॉन स्टुअर्ट मिल मतदान को पवित्र मतदान का अधिकार तब माना जब लोग शैक्षणिक और संपत्ति से सक्षम हो, उन पे दबाव, उन पे दबंगई का जोर जबरदस्ती का असर न हो, तहाँ तो ठीक है। तो सार्वजनिक मतदान प्रणाली उसके अनुसार तो ठीक है और गुप्त मतदान उसके अनुसार ठीक नहीं, क्योंकि ये चोरी छुपे की जाती है। चोरी छुपे काम बुराई से संबंधित है, इसीलिए इसने जो है गुप्त मतदान को कुलसित मतदान की श्रेणी में रखा। प्रतिनिधि मूलक शासन में को प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छे बनाने के लिए 4-5 गुणों की क्या किया, इसने वर्णन किया। इन्हीं तथ्यों में से कुछ तथ्यों को प्रश्न बना के आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है, जो यह जाने रखना जरूरी है। प्रतिनिधि मूलक शासन की आलोचनाएं भी होती है, आलोचनाओं से कोई प्रश्न नहीं बनता है बल्कि इसी तथ्यों से प्रश्न बनता है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल का मूल्यांकन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया। हम लोग पहले दिन ही इस बात की चर्चा किए थे कि राजनीति शास्त्र में जॉन स्टुअर्ट मिल का जो स्थान है उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा से ही मिला। जॉन स्टुअर्ट मिल राजनीतिक विचारकों में अमर इसलिए हुआ, उसने एक स्वतंत्रता का बहुत पुरजोर वकालत किया और ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति की स्वविवेक, स्वतः का चिंतन, एक जैसी समान ढर्रा में जबरदस्ती व्यक्ति को ढालना, कहीं न कहीं उसकी मौलिकता को खंडित करना है, उसकी मौलिक सोच को अपमानित करना है। किसी की मौलिक सोच उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता में ही प्रदर्शित होती है और जितना ही वो अपने स्वाभाविक स्वतंत्रता का प्रदर्शन करेगा उसका विकास उतना ही मौलिक और तीव्र होगी, अच्छे तरीके से होगी। जबरदस्ती किसी की विकास किसी दूसरे तरीके से करना और उसका वह विवेक उसके लिए अलाउ नहीं करता है, फिर भी क्या है, कानून के बंधन में उसको करना ही करना है, तो ऐसे में उसकी मौलिक विकास नहीं हो पाती है। उस विकास से वह प्रताड़ित महसूस करता है, वह गुड फीलिंग नहीं करता है बल्कि वह बैड फीलिंग करता है और यह राज्य और समाज दोनों के लिए हितकर नहीं होता। तो ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति की मौलिक विकास में सहायक हो और उसी से उसका व्यक्तित्व का विकास होना है, संपूर्ण विकास होना है, इस बात के कह के वह पूरे संपूर्ण राजनीति शास्त्र में किसी भी विचारधारा से ग्रसित न होके एक स्वतंत्र विचारक के रूप में अपना स्थान बनाया और राजनीति शास्त्र में जो स्वतंत्रता संबंधी उसकी अवधारणा है यह अमर हो गई। इसके साथ ही साथ उसने लैंगिक आधार पे अधिकार, शिक्षा, मतदान, जो महिला के साथ होने वाले भेदभाव थे उसको उसने खंडित करते हुए उनकी सामाजिक उत्थान और उनके विकास के लिए इसने अपना जो योगदान दिया यह भी अमूल्यवान है और इसकी प्रशंसा शब्दों के माध्यम से नहीं की जा सकती है। इसी कारण से वह राजनीति शास्त्र में एक अमर के रूप में हमारे सामने और आपके सामने है और जिसको हमेशा जब जब हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, जब किसी देश की संविधान को पढ़ेंगे, जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो जॉन स्टुअर्ट मिल हमारे दिमागों पे वह घूमता रहेगा। अब हमारे सामने जॉन स्टुअर्ट मिल का जो ये लेक्चर रहा वह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नए विचारकों के साथ मिलेंगे और पुनः हमारी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।